बात तो मैं गांधी पर ही करूंगा, लेकिन आज की वार्ता को आरंभ करूंगा जोसेफ स्टालिन के साथ। रशिया का यह क्रूर शासक जाना जाता है लाखों लोगों के नरसंहार के लिए। इसने इस नरपिशाच ने 8 से 10 लाख लोगों को तो सीधे सीधे फांसी पर लटका दिया। लेकिन इन बातों को मैं स्टालिन और गांधी की तुलना में नहीं कह रहा हूं। अब आइए मैं इसके दूसरे पक्ष को बताता हूं। जब इस नरपिशाच की मृत्यु होती है तो लाखों लोग मॉस्को में इकट्ठा होते हैं इसे होमेज देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए। और इस क्रम में जो आपाधापी मचती है उसमें 109 लोग मारे जाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये एक नरपिशाच था और इसने सिर्फ और सिर्फ लोगों की हत्या ही करवाई थी, तो फिर लाखों लोगों की भीड़ रोते बिलखते हुए क्यों उमड़ रही थी? इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड नैरेटिव का कमाल। स्टॉलिन की क्रूर छवि को बाखूबी छुपा करके रखा गया और उसके रशियन सिटीजन्स को प्यार करने वाली छवि को स्टेट मशीनरी ने प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया। और परिणाम था कि जिस दिन इस नरपिशाच की मृत्यु होती है, लाखों लोग इसके पीछे इस नेता के लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके बाद ख्रुश्चेव प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसने एक ड्राइव शुरू किया था जिसका नाम था डी स्टालिनाइजेशन ऑफ रशिया। और तब जब इसकी क्रूरतम सच्चाइयाँ लोगों तक आती है तो आज तक लोग इसके नाम से खौफ खाते हैं, इससे घृणा करते हैं। और कुछ हद तक तो हिटलर से भी बड़ा ये क्रूर और नरपिशाची शासक था। स्वागत है मित्रों, मैं हूं शिवचरण सिंह और गांधी जिसे हम नहीं जानते हैं श्रृंखला की 8वीं कड़ी में मैं गांधी के विषय में इसी स्टेट स्पॉन्सर्ड मशीनरी के द्वारा जो प्रोजेक्टेड इमेज है उसकी एक और परत को खोलूंगा। और तब आप समझ पाएंगे कि स्टेट मशीनरी की ताकत कितनी होती है। गांधी को गांधी बनाने में नेहरू और ब्रितानी हुकूमत ने कितने पापड़ बेले हैं कि अब बच्चा बच्चा जो है पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में और 10वीं तक आते आते बहुत सारे लोग तो आगे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते तक नहीं हैं, साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो 10वीं तक जो एक तरह का कहें ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों में, अरे गांधी वॉज ग्रेट, गांधी वॉज ग्रेट। तो परिणाम क्या निकलता है कि गांधी की अगर कोई सच्चाई सामने लाई जाती है तो लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये संघ का प्रोपेगेंडा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, कोई माने या ना माने। इसीलिए मैंने एक ऐसे इतिहास के पैरेलल की चर्चा की जिसके साथ गांधी की छवि पूरी तरह से फिट बैठती है, कम से कम सो फार एज नैरेटिव गोस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि गांधी ने अफगानिस्तान के शासक को भारत पर हमला करके ब्रितानी हुकूमत को खत्म करके यहाँ पर इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए इनवाइट किया था। अपनी हाथों से टेलीग्राम दिया था। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इसका तो प्रमाण देना पड़ेगा। तो आइए मैं सबसे पहले इसका प्रमाण देता हूं नाथूराम गोडसे के कोर्ट में दिए गए बयान से, और फिर और भी चीजें आएंगी। नाथूराम गोडसे ने अपने सधे हुए कोर्ट के बयान में जब एक शीर्षक दिया कि गांधीज पॉलिटिक्स एक्सरेटेड, यानी गांधी की राजनीति का एक्सरे, उसके 70वें पॉइंट के तीसरे हिस्से में जिसका हेडिंग लगाया नाथूराम गोडसे ने, अफगान आमिर इंट्रीग, उसमें वो नाथूराम गोडसे कहते हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह से असफल हो गया तब अली ब्रदर्स ने इसको रिन्यू करने के लिए अफगान के शासक को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। और इस इनविटेशन को लिखवाया, यानी जो टेलीग्राम था उसको लिखवाया गया गांधी के द्वारा। अब सवाल यह है कि गांधी ने जब उसको लिखा था तो इस बात को छुपाया कैसे गया? चलिए हम पहले मानते हैं कि नहीं, गांधी ने नहीं लिखा था। चलिए पहले इसी बात को हम लेके चलते हैं। तो फिर गांधी का इसमें कहाँ तक हस्तक्षेप था, पहले उस पे आते हैं, क्योंकि इसको तो अगर हम कहेंगे तो क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है करके इसे दबा दिया जाएगा।
अब मैं आता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने जिस गांधी ने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था खिलाफत कमेटी का 1921 में मई महीने में, उस उस कॉन्फ्रेंस में जो गांधी ने भाषण दिया था, उसका एक अंश को नाथूराम गोडसे ने अपने बयान में दर्ज किया था। मैं पहले उसको पढ़ता हूँ, फिर उसके आगे के हिस्से को भी पढ़ूंगा अलग स्रोत से। यानी नाथूराम गोडसे ने जो किताब ये लिखी है, वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी, उसके ही अंश से मैं पढ़ता हूँ। आपको मैं एक तथ्य और बता दूं कि इस किताब को बहुत लंबे समय तक बैन करके रखा कांग्रेसी गवर्नमेंट ने। ये तो आप मान के चलिए कि लगभग ये जो जनता गवर्नमेंट आती है वो इमरजेंसी के बाद, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके निकाली जाती है। और ये जो पुस्तक वाई आई असैसिनेटेड गांधी नाथूराम गोडसे के द्वारा लिखी है, ये तो छप चुकी थी, लेकिन मैं जिसे अभी पढ़ने जा रहा हूँ उसे मैंने ओरिजिनली नेशनल आर्काइव में जा करके, जो उस समय कोर्ट के टाइपिस्ट के द्वारा टाइप किया हुआ जो ओरिजिनल पेपर है और जो नाथूराम गोडसे के हस्ताक्षरित है, उसे मैंने देखा हुआ है। तो अब मैं पढ़ता हूँ नाथूराम गोडसे ने जिसे कोट किया है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द अली ब्रदर्स आर गोइंग टू बी अरेस्टेड। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अली ब्रदर्स को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, एज द रूमर्स गो, जैसा कि अफवाह फैल रहा है। एंड वाई आई एम टू रिमेन फ्री, और मैं क्यों फ्री हूं। दे हैव डन नथिंग विच आई वुड नॉट डू। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मैं स्वयं ना करूं। इफ दे हैड सेंट ए मैसेज टू अमीर, अगर उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह को अगर कोई लेटर लिखा है, तो मैं आई ऑल्सो वुड सेंड वन टू इन्फॉर्म द अमीर दैट इफ ही केम, नो इंडियन सो लॉन्ग एज आई कैन हेल्प इट वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू ड्राइव हिम बैक। तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर उन्होंने एक पत्र लिखा है आमिर अमानुल्लाह को, तो मैं भी एक लिखूंगा और अमीर से कहूंगा, उससे सूचित करूंगा कि अगर वो भारत आता है यहाँ पर इस्लामिक स्टेट स्थापित करने के लिए। देखिए, ये बात लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अली ब्रदर्स ने बखूबी इस बात को लिखा है। तो कोई भी भारतीय, जहां तक मेरा बस चलेगा, वो गवर्नमेंट के हेल्प में कभी नहीं आएगा अफगान के शासक को रोकने के लिए। ये बातें नाथूराम गोडसे ने अपने वक्तव्य में लिखा और हवाला दिया इसका कि जो लीडर नाम की एक पत्रिका इलाहाबाद से छपती थी, उन दिनों इलाहाबाद को इलाहाबाद कहते थे, आज इसका नाम प्रयागराज है। लीडर के संपादक थे शास्त्री जी, और शास्त्री जी मतलब लाल बहादुर शास्त्री नहीं, सिर्फ शास्त्री नाम दिया है नाथूराम गोडसे ने अपने वक्तव्य में, और सी वाई चिंतामणि, उनके हवाले से इसको उद्धृत किया है। लेकिन मैं आपको जो लीडर के 12 मई 1921 अंक में जो छपा है, उसमें आगे जो कुछ भी लिखा गया है, मैं उसे थोड़ा और पढ़ता हूं, जिससे आप समझ लेंगे कि गांधी जो एक तरफ तो ये कह रहा है कि अगर अली ब्रदर्स को पकड़ा जा रहा है तो मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैं स्वयं अमीर को कहूंगा कि तुम भारत आओ और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा भारत पे चढ़ाई करने से, और जहां तक मेरा बस है मैं तो भारतीयों को रोक लूंगा। तो कहने का मतलब कि इसके बाद गांधी को ए लीडर में, इसको कहीं पर तो डायरेक्ट स्पीच में और कहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसको छापा गया है। तो कहने का मतलब है कि गांधी उसके बाद क्या लिखता है। तो लीडर में छपता है कि इफ ए मैन वॉज ट्रू टू हिज रिलीजन, अगर कोई व्यक्ति अपने रिलीजन को लेकर सच्चा है यानी ईमानदार है, क्योंकि मजहब को लेकर ईमानदारी की बात होती है, नो अफगान और एनी पावर ऑन अर्थ कुड मेक हिम ट्रांसग्रेस हिज रिलीजियस प्रिसिप्ट्स। कोई भी धरती पे जो ताकत है, अब देखिए बड़ी घुमा फिरा के बातें कहने की आदत है, और आप देखिएगा जो आदमी, जिस चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होगी ना, वो बातों को इतना घुमाता है अपनी सफाई में एक्सप्लेन करने में। उसका मैं एक और उदाहरण दूंगा गांधी के बारे में। ही वो कह रहे कि तो फिर उससे कोई उसके रिलीजन में जो उसका बिलीव है जो भी है, उससे उसे ट्रांसग्रेस करने नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है
कि आई नो आई कुड नॉट एज इट कंट्रोल द एक्शंस ऑफ ऑल इंडियंस, बट आई नो मेनी वुड नॉट हेल्प द गवर्नमेंट अगेंस्ट द अमीर एज लॉन्ग एज इट वुड नॉट ग्रांट स्वराज। और फिर अब गांधी उल जलूल बातें करना शुरू कर देता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सभी को कंट्रोल तो नहीं कर सकता। देखिए क्या उल जलूल बातें, पहले तो चिट्ठी लिख देता है और फिर वो कहाँ से स्वराज, फिर उसके बाद एंड रिड्रेस द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स, ये सब चीज़ों को लाने का क्या मतलब है? यानी पहले तो उस चीज़ को कर देना जिसे हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल ब्लंडर हो जाना, उसके बाद उसकी सफाई में कहीं ऐसा ना हो कि इमेज गड़बड़ा जाए, फिर शब्दों से खेलना, यही गांधी की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी थी या झूठ था। तो मेरे अब वो कह रहा है कि ऐसा थोड़ी है कि मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मेनी वुड नॉट हेल्प द गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग अगेंस्ट अमीर, जब तक कि फिर बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं अमीर के खिलाफ जा करके, अमानुल्लाह के खिलाफ जा करके ब्रिटानी हुकूमत की सहायता नहीं करेंगे तब तक जब तक कि ये स्वराज ना दे दे, या फिर पंजाब में जो गड़बड़ी हुई वो ना कर दे, या फिर खिलाफत में जो रॉन्ग हुआ वो ना कर दे। आई कॉल अपॉन द ऑडियंस टू डू नथिंग अगेंस्ट द डिक्टेट्स ऑफ कांग्रेस। और वो फिर कहता है कि मैं आपको कांग्रेस, अब कहाँ से कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस के जो भी कांग्रेस ने कहा उसके खिलाफ आप मत जाइएगा। दे मस्ट रिपोर्ट देयर ग्रीवांसेस टू द खिलाफत एंड कांग्रेस कमिटीज। कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो आप खिलाफत और कांग्रेस को कमिटी को इन्फॉर्म कीजिए एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड। ये छपा था 12 मई 1921 को। अब सवाल ये है कि गांधी ने अपनी बातों को, कहने का मतलब है कि जस्टिफाई करने के लिए, कुछ ही दिनों के बाद 18 मई 1921 को यंग इंडिया में डिटेल एक आर्टिकल लिखा। तो उसमें, उस आर्टिकल में गांधी ने कहा कि इज नॉट माई आर्टिकल ऑन द अफगान बोगी एन इन्विटेशन टू द अफगान्स टू इन्वेड द इंडियन बॉर्डर एंड दस डू आई नॉट बिकम ए डायरेक्ट पार्टी टू वायलेंस। अब देखिए, पहले तो गलती कर दिया, अब फिर वो आर्टिकल में जस्टिफिकेशन के लिए तमाम बातें। कहने का मतलब है, ये जो प्रश्न है, इज नॉट माई आर्टिकल ऑन अफगान बोगी एन इन्विटेशन टू अफगान्स टू इन्वेड द इंडियन बॉर्डर एंड दस डू आई नॉट बिकम ए डायरेक्ट पार्टी टू वायलेंस। ये प्रश्न किसके माध्यम से लाया जा रहा है? मिस्टर C.F. एंड्रयूज के माध्यम से। दस आस्क मिस्टर C.F. एंड्रयूज, माई आर्टिकल वॉज रिटन फॉर इंडियंस एंड फॉर द गवर्नमेंट। तब गांधी कहता है कि मैंने आर्टिकल भारतीयों और यहाँ की सरकार के लिए लिखा था। आई डू नॉट बिलीव द अफगान्स टू बी सो फुलिश एज टू इन्वेड इंडिया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ माई आर्टिकल। मैं अफगान के आमिर को इतना मूर्ख नहीं समझता कि वो मेरे आर्टिकल के दम पर भारत पर आक्रमण कर दे। बट आई सी दैट इट इज केपेबल ऑफ वेयरिंग द इंटरप्रिटेशन पुट अपॉन इट बाई मिस्टर एंड्रयूज। लेकिन मैं देख सकता हूं कि इसका इंटरप्रिटेशन जो मिस्टर C.F. एंड्रयूज ने किया है वो इसी तरह से होगा। आई देयर फॉर हैसन टू इन्फॉर्म ऑल हुम इट मे कंसर्न दैट not only do I not want to invite the Afghans or anybody else to come to our assistance, but I am anxious for them not to come to our assistance. I am quite confident of India's ability to settle with the government without extraneous help. अब देखिए, एक तरफ तो कहता है कि मैं स्वयं कहूँगा कि तुम आओ, और दूसरी तरफ कहता है कि मैं ये इतना ही नहीं चाहता कि अफगान यहाँ नहीं आए, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इतना एंक्शस हूँ कि कोई भी नॉट फॉर देम नॉट टू कम टू आवर असिस्टेंट, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हम ब्रितानी हुकूमत के साथ अपने दम पर बातचीत कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, हमें कोई बाहरी सहायता नहीं चाहिए। Moreover, I am interested in demonstrating the perfect possibility of attaining our end only by non-violent means. और अब यहाँ आके फिर से वो नॉन वायलेंस का झुनझुना बजा देता है। और ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? जब लीडर में गांधी का वक्तव्य छप जाता है, यानी लीडर अखबार में जब वो छप जाता है कि गांधी ने खुले तौर पर अली ब्रदर्स के साथ दिया है, और इस सारी प्रक्रिया में एक चीज़ छुप जाती है। वो क्या छुप जाती है?
महात्मा श्रद्धानंद ने जब खिलाफत मूवमेंट का ये सारा कुछ चल रहा था तो गांधी के साथ वो लगभग हर समय इस खिलाफत मूवमेंट में ना चाहते हुए भी रहते थे। उसी क्रम में ये जो अली ब्रदर्स में छोटा भाई था शौकत अली ने अति उत्साह में आकर के श्रद्धानंद जी को एक टेलीग्राम दिखाया और कहा कि देखिए, अभी ब्रिटिश हुकूमत बहुत खुश हो रही है ना कि उसने अब खिलाफत मूवमेंट को अपसाइड डाउन कर दिया है, पलट दिया है, लेकिन जब अफ़गान के शासक का जब हमला होगा ना, तब इनके दांत खट्टे होंगे। कुछ इस तरह के शब्दों में, मैं तो ऐसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन उसने अति उत्साह में श्रद्धानंद जी को जब वो टेलीग्राम दिखाया तो श्रद्धानंद जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने उस हैंडराइटिंग को पहचान लिया जो गांधी का था। और बाद में उन्होंने पूछा गांधी से तो गांधी ने पूरी तरह से मना कर दिया। ये था गांधी का ट्रुथ और नॉन वायलेंस। अब आप कहेंगे कि इसका क्या एविडेंस है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत आपने सुनी होगी, ठीक वही एविडेंस मेरे पास है। क्योंकि गांधी ने, जब गांधी से इस विषय में पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कोई पत्र या ऐसा कोई टेलीग्राम अली ब्रदर्स के बिहाफ में लिखा था, तो इस घटना के बीतने के लगभग 20 साल के बाद 10 फरवरी 1940 को गांधी ने हरिजन में लिखा, I do not remember having drafted any telegram on behalf of Maulana Muhammad Ali to the then Amir of Afghanistan. मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने मौलाना मोहम्मद अली के बिहाफ में, उसके कहने पर मैंने अफगानिस्तान के आमिर को कोई चिट्ठी लिखी थी। द एलिस टेलीग्राम इज हार्मलेस। और देखिए, दूसरे ही सेंटेंस में आ जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। और जो कथित जो टेलीग्राम है वो तो हार्मलेस था, उससे कोई क्षति नहीं होने वाली थी, हार्मलेस इन इटसेल्फ एंड डज नॉट वारंट द डिडक्शन ड्रॉन फ्रॉम इट। और उससे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो तो और भी बेसर पे, उसका कोई आधार नहीं है। और जो अब उस समय तक तो श्रद्धानंद जी की हत्या हो गई थी, तो गांधी कहता है कि ही नेवर रेफर्ड द मैटर टू मी फॉर कॉन्फर्मेशन। और श्रद्धानंद जी ने मुझे कभी ऐसी कोई बात कभी मेरे सामने लाई ही नहीं थी। अब कौन आकर के सामने सफाई देगा भाई? तुम्हारे अब्दुल रशीद ने महात्मा श्रद्धानंद की हत्या कर दी है और तुम 1940 में इसकी सफाई दे रहे हो। अब कौन आकर के बताएगा कि तुम्हारी सच्चाई क्या है? तो कहने का मतलब है कि गांधी की सच्चाई तो हरिजन में छपे इस लेख या इस छोटे से वक्तव्य से हो जाता है कि जब कहा गया कि जिसने चोरी की है उसके दाढ़ी में तिनका होगा। तो जब तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैंने लिखा ही नहीं है, तो तुम कह रहे हो आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग ड्राफ्टेड। कहने का मतलब तुम्हें याद नहीं है, इसका मतलब तुमने लिखा था। और उस समय शौकत अली ने जो बातें कही थी, उन बातों को कहीं ना कहीं महात्मा श्रद्धानंद ने अपने बातचीत के क्रम में इसे सार्वजनिक किया था, लेकिन सब चीज़ों को बहुत तरीके से छुपा दिया गया था। और ये बातें, ऐसा नहीं था कि मोहम्मद अली ने सिर्फ इनविटेशन दिया और इस कैंपेन को वो लंबा चलाता रहा। जब वो फिर कांग्रेस के बाद जब वो मुस्लिम लीग की ओर आकर्षित होता है, तो मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में 1924 में वो जाकर के भाषण देता है। देखता है कि चलो भागते भूत की लंगूटी भली। अब अगर अफगानिस्तान का जो अमीर है वो भारत पे पूरी तरह से आक्रमण नहीं करता है, तो चलो, पार्टीशन की नींव तो बहुत पहले से ही रख दी गई थी। तो देखिए, मैं 1924 में जो मुस्लिम लीग में उसका भाषण होता है मोहम्मद अली का, उसका मैं टेक्स्ट आपको सुनाता हूँ। इफ़ आई वेयर टू हैव माई ओन वे, यदि मेरा बस चलता, आई वुड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन बट मूव एन अमेंडमेंट that those parts of the frontier provinces which did not by right belong to India but were really a part of the territories of the people across the Indian border which lay on the other side of the Indus should be given back to those people। तो फिर आकर के कहता है कि अफगानिस्तान के वे हिस्से जो आप कह सकते हैं कि आज जो अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वेस्टर्न पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान को देने की उस समय वकालत करता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं भाई? क्योंकि मुसलमानों के अंदर कभी भी भारत देश से, और ये तो पूरा खिलाफत का मूवमेंट तो पूरी तरह से था ही इसीलिए कि
इस्लामिक उम्मत की स्थापना करनी है, उस उम्मत का एक जो जिसे कहते हैं कि अनचैलेंज्ड लीडर होगा, वो खलीफा होगा। अब वो खलीफा अगर किसी कारण से टर्की में नहीं बनता है, तो एक नई उम्मत खड़ी करके उसे हम इंडिया में बना सकते हैं। इस तरह के विचार को रखने वाले थे। लेकिन आज का कंसर्न, ये तो जाने माने लोग हैं, मोहम्मद अली हो, शौकत अली हो या कोई हो, हम चर्चा तो गांधी की कर रहे हैं। गांधी के विषय में जो बातें हमारे सामने आई हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि गांधी के बारे में ये सारी बातें बड़े ही तरीके से छुपा ली गई, क्योंकि गांधी को एक फ्रीडम फाइटर, स्वाधीनता सेनानी के रूप में प्रोजेक्ट करना था। गांधी को एक महामानव के रूप में प्रोजेक्ट करना था, और इसे सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट तो किया गया, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में अब देख लीजिए, नाथूराम गोडसे नहीं, अगर बाकी सारी जगहों से ये चीज़ें हटा भी दी जाएं, तो नाथूराम गोडसे का जो वक्तव्य वाई आई असैसिनेटेड गांधी में जो ये उद्धृत है, लीडर जर्नल का ये जो एक्सट्रैक्ट है, वो तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि गांधी ने ना सिर्फ सपोर्ट किया था, और गांधी का अपना लिखा हुआ हरिजन में जो उसका एक दस्तावेज है, वो तो और चीख चीख के कह रहा है कि हाँ, मैंने ही वो टेलीग्राम ड्राफ्ट किया था। क्या बच जाता है। लेकिन हाँ, मुखौटे के पीछे के गांधी को हमें इसलिए सिर्फ नहीं हटाना है या सामने लाना है कि गांधी चला गया, अब उस लकीर को पीटने से क्या फ़ायदा है। गांधी अपने कुकृत्यों की वजह से आज भी जिंदा है। घाना में भले ही उसकी मूर्तियां तोड़ दी जा रही हों, अफ्रीकन कंट्रीज में भले ही उसके जो कह सकते हैं कि नस्ल भेदी व्यवहार के चलते उसके विरुद्ध सारी चीज़ें हो रही हों, लेकिन भारत में उसे आज भी एक प्रिजर्व्ड बेबी के रूप में जीवित रखा हुआ है, जिससे कि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, कायर बनाया जा सके। गांधी नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, ये सारे औजार हैं लोगों को कायर बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही अगर आप हथियार रखने की बात करेंगे, जैसे ही आप कुछ ऐसी बात करेंगे, वैसे ही कहा जाएगा गांधी के देश में, गांधी के देश में। अरे बाबा, गांधी के देश में क्या करना है? गांधी के देश में गांधी ने जो कहा था वही करना है क्या? महिलाओं के साथ बलात्कार हो तो तुम आत्महत्या कर लो, या उस समय दांत को अपने जीभ को अपने दांत से काट लो। अगर कोई नाजी अगर हमला करते हैं ज्यूज पे, तो है कि तुम सरेंडर कर दो, मर जाओ, तो उस नाजियों के अंदर की जो अच्छाई है वो जागृत हो जाएगी। मुसलमानों की अच्छाई को जागृत करने के लिए वे अगर मारने आ रहे हो, तो तुम उससे पहले कहो कि आओ, हम तो तुम्हारे सामने खुद ही प्रस्तुत है, हमें मार दो। इन सब चीज़ों के दस्तावेज, यानी ये औजार आज भी जीवित है। अगर आपने भूले भटके कह दिया कि नहीं भाई, हमें अस्त्र और शस्त्र दोनों के साथ समाज में अपनी मजबूती के साथ, वी नीड टू बी मिलिटरली ट्रेंड इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर सेल्फ, तो गांधी के देश में, अरे गांधी के देश, गांधी का देश कैसे हुआ? गांधी का देश कहाँ से हो गया? भारत क्या 1947 के बाद कोई देश बना है क्या? ये शाश्वत सनातन देश है। इस सीरीज का उद्देश्य है गांधी के इन्हीं कुत्सित उद्देश्यों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, और इसके लिए जो कुछ भी बन पड़े, उस निहितार्थ, ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। और यही कारण है कि हमें गांधी को अनमास्क करना पड़ेगा, मास्क से बाहर लाना पड़ेगा। उसी दिशा में ये मेरा प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।